हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास नंबर 205 और आज से हम लोग डिस्कशंस चालू करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एग्जामिनेशन पेपर्स थे उनके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एम्स 2019 का पेपर लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस तो एक वीडियो में कवर हो नहीं पाएंगे, इसलिए जितने हो सकते हैं हम लोग पार्ट वाइज इसको करते रहेंगे। देखो यहाँ पर मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको एम्स 2019 के पेपर के सॉल्यूशंस दूं। सॉल्यूशंस आपको हर जगह मिल जाएंगे, इंटरनेट पे बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है जहां पर इनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, या फिर आपको आपके इंस्टीट्यूट में भी ये सब मिल सकता है। यहाँ पर मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे किए जाते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है अटेम्प्ट करते वक्त, एग्जामिनेशन में, और उनको घर पे सॉल्व करते वक्त। मतलब जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एम्स 2019 का क्वेश्चन पेपर लेके हम उसके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, और हमारा जो अप्रोच रहेगा किसी भी चीज में वो कैसा रहेगा। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एम्स 2019 के, और मेरा जो एक अप्रोच है उसको सॉल्व करने का वो क्या है वो मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन एम्स 2019 का है कि व्हाट इज काइमेरिक डीएनए, या काइमेरिक डीएनए क्या है। तो काइमेरिक डीएनए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था एम्स 2019 का, एक ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन जो बहुत अच्छे कंसेप्ट्स पे चलता है, या फिर कुछ टफ क्वेश्चन। बाकी अदरवाइज एम्स के 2019 के काफी क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस थे जिनमें वो मजा नहीं आया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है काइमेरिक डीएनए क्या होता है, और चार ऑप्शंस थे ऐसे: जीन क्लोन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसपोजोन, या फिर वेक्टर शटल। देखो सबसे पहली बात, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे वो प्रैक्टिस के लिए या फिर एग्जामिनेशन में, चारों ऑप्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है कि उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, पूछ क्या रहा है, उसके बाद चार ऑप्शन पढ़ें अच्छे से ढंग से। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हम लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें लगता है कि पहला ऑप्शन ही सही है या सेकंड ऑप्शन ही सही है, बाकी के ऑप्शंस हम देखते ही नहीं। पर यह गलती कभी भी हमें नहीं करनी है, बाकी के ऑप्शंस हमेशा देखने हैं। चार ऑप्शंस दिए हैं, मतलब चारों ऑप्शंस देखो, फिर उसके बाद में आंसर करो। क्वेश्चन है काइमेरिक डीएनए किसे कहते हैं, जीन क्लोन को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ट्रांसपोजोन्स को, या वेक्टर शटल को। तो देखो सबसे पहली बात तो काइमेरिक डीएनए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। काइमेरिक डीएनए बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ही दूसरा नाम है। काइमेरिक डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ही दूसरा नाम है, इसलिए सीधा सीधा आंसर तो इसका क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बट बिकॉज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास मॉड्यूल्स है कोई, ठीक है, मेरे पास 100 क्वेश्चन है और मैं घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैंने कितना सीखा। प्रैक्टिस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो चार ऑप्शन आपके सामने है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया प्रैक्टिस करते वक्त, तो आपने इसका आंसर दे दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि आपने कहीं पढ़ा है। लेकिन बाकी के दो ऑप्शंस पे भी अपने को नजर डालनी है कि जो बाकी के दो ऑप्शंस दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, वो दो ऑप्शंस क्या हैं। अगर इन ऑप्शंस के बारे में आपने नहीं सुना है तो इन ऑप्शंस के बारे में आप पढ़ें। कब? प्रैक्टिस के वक्त। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शंस इन्होंने बाकी के दे रखे हैं, इन पे भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, तो ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करते वक्त चार ऑप्शंस में से कोई भी टर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो। जरूरी नहीं है कि वो आंसर है या नहीं है, पर आपको उस टर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। देखो आंसर तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो उसी को हम काइमेरिक डीएनए कहते हैं। जीन क्लोन का मतलब क्या होता है, किसी जीन की कॉपी, क्लोन इज कॉपी, उसको आप कहते हो जीन क्लोन। फिर है ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजोन देखो वर्ड कैसे बना, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन से बनता है ट्रांसपोजोन। ये कुछ ऐसा डीएनए का सेगमेंट है जो अपने ही जीनोम में अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। डीएनए का एक ऐसा सीक्वेंस जो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजोन, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, यानी अपना पोजीशन उसने ट्रांसफर कर लिया। या फिर आप इसे कह सकते हो जंपिंग जीन्स, ऐसे जीन्स जो अपना लोकेशन चेंज कर ले उसे आप कहते हो जंपिंग जीन्स या फिर ट्रांसपोजोन्स। तो जो टर्म्स दूसरे ऑप्शंस में है, चाहे वो आंसर नहीं है, पर हमें उनके बारे में यहाँ पर सीखना जरूरी है। नेक्स्ट है वेक्टर शटल। शटल बेसिकली हम किसको कहते हैं, शटल कहते हैं हम व्हीकल्स को, जो किसी चीज को कैरी करने में काम आता है उसको हम कहते हैं शटल। जैसे बस होती है तो बस इज अ शटल, शटल सर्विस। उसी तरह से वेक्टर शटल, वेक्टर हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है कि किस तरह से जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, उस डिजायर्ड डीएनए को हमें जब कहीं पे लेके जाना है किसी दूसरे सेल के अंदर, तो उसमें हम लोग वेक्टर्स यूज करते हैं। तो वेक्टर शटल बेसिकली वो उस टाइप के वेक्टर है जो दो अलग अलग होस्ट स्पीशी में रेप्लिकेट कर सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बिल्कुल एनसीईआरटी में YAC और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी BAC की बात
की गई है। तो ये चीजें हमें कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना है, और काइमेरिक डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहते हैं, ये चीज हमें याद करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूटेशन कॉज चेंज इन अलील, यानी ऐसा कौन सा म्यूटेशन है जो अलील में चेंजेस लेकर आ सकता है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है केमिकल म्यूटेशन, सेकंड ऑप्शन है रेडिएशन म्यूटेशन, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसपोजोन्स, और चौथा ऑप्शन है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। अब देखो ध्यान से समझो इस बात को। अब केवल आपने मुझसे इतना पूछा है कि कौन सा म्यूटेशन अलील में चेंज लेके आया था ना। व्हाट इज अलील? अलील इज अ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए का पार्ट है। तो म्यूटेशन कैसा भी हो वो अलील में चेंज लेकर आएगा ही आएगा, फिर चाहे वो केमिकल हो, रेडिएशन हो, ट्रांसपोजोन्स हो या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो। एम्स के जो क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, इन एम्स के क्वेश्चन में क्या रहता है कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। नीट का तो पेपर कैसा है, हमारे हाथ में आता है, ठीक है, तो हम लोग उसमें से क्वेश्चंस देख के फिर उसके सॉल्यूशंस आप तक पहुंचा सकते हैं। एम्स के क्वेश्चन थोड़ा मेमोरी बेस्ड रहते हैं। अब मेमोरी के हिसाब से स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि सर क्वेश्चन ऐसा ही था कि विच म्यूटेशन कॉज चेंज इन अलील। अब म्यूटेशन होगा तो अलील में तो चेंज आएगा ही आएगा। अब हमारे सामने ये चार ऑप्शंस दे दिया आपने, अब मुझे इन चारों में से आंसर ढूंढना है, ठीक है। अब देखो केमिकल म्यूटेशन ले लो, रेडिएशन म्यूटेशन ले लो या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ले लो, ठीक है। अब ये म्यूटेशंस सारे के सारे अलील्स में चेंजेस तो लेकर आएंगे ही आएंगे, तो इन तीनों में यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। बचा ट्रांसपोजोन, तो ट्रांसपोजोन्स बेसिकली हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि वो जंपिंग जीन्स हैं जो डीएनए सेगमेंट अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। अब हमें पता है अलील का एक फिक्स्ड पोजीशन रहता है क्रोमोसोम के ऊपर, जिसे आप कहते हो जीन लोकस। तो ट्रांसपोजोन्स की वजह से उस जीन का क्या होगा, उस अलील का क्या होगा, पोजीशन चेंज हो गया। पोजीशन चेंज हो गया तो ऑब्वियसली जो अलील का सीक्वेंस है वो भी चेंज हो गया। तो इन तीनों ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में सॉरी, एक ट्रांसपोजोन ही है जो अलील का पोजीशन या अलील में कोई अलील के सीक्वेंस में चेंज लेकर आ सकता है। बाकी केवल अलील का चेंज पूछोगे तो मेरे लिए तो ये चारों आंसर होंगे कि ये चारों टाइप ऑफ म्यूटेशन अलील में चेंज लेकर आ सकते हैं। पर हो सकता है कि क्वेश्चन ये थोड़ा सा मॉडिफाइड हो। क्वेश्चन हो सकता है ये हो कि विच म्यूटेशन कॉज चेंज इन पोजीशन ऑफ अलील, या फिर ये हो सकता है विच म्यूटेशन कॉज चेंज इन सीक्वेंस ऑफ अलील, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन कुछ ऐसा था जो स्टूडेंट्स को ढंग से याद नहीं रहा, बट अभी उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजोन्स। हमें अपने कंसेप्ट चेंज नहीं करने, जो बेसिक कंसेप्ट है हमारे उन कंसेप्ट्स पे फोकस करो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया ट्रांसपोजोन्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट लेबलिंग, यानी एक फिगर दे रखा है और उस फिगर में 4 लेबलिंग कर रखा है ABCD, और आपसे पूछा गया है कि कौन सी लेबलिंग गलत है इसमें। तो ये फिगर बहुत कॉमन है। एम्स का भी अगर आप कहो मुझसे कि सर एम्स और नीट दोनों ही पेपर के 98% क्वेश्चन, कितने 98% क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आएंगे। एम्स 2019 के मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड थे, ठीक है। और अगर आप ये सोचते हो कि सर बाकी के 2 से 3% या समझो 5% मैक्सिमम, सर उन 5% क्वेश्चंस के लिए क्या पढ़े, तो मैं ये कहूंगा कि बच्चों उन 5% क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं पढ़ो। अगर आपने साल भर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, जो टीचर ने आपको पढ़ाया उनके कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से फोकस किया है, तो वो बाकी के 5 क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर नहीं भी किए वो आपने 5 क्वेश्चंस और एज इट इज छोड़ भी दिए, तो भी आपको नुकसान केवल 20 मार्क्स का है, यानी 340 स्कोर कर लोगे 360 में से। कब? जब पूरा एनसीईआरटी फोकस कर लोगे तब। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आप ऐसा क्यों सिखा रहे हो, वो 5 क्वेश्चन छोड़ना। देखो मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन छोड़े, बट होता क्या है, हम बच्चों को जब इतना सारा पढ़ने को बोलते हैं तो वो इतना सारा पढ़ने के चक्कर में बच्चा बेसिक ही नहीं पढ़ पाता। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि सबसे पहले 2 एनसीईआरटी तो पढ़ लो। सबसे पहले 2 एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th वाला पढ़ लो। उसके बाद में अगर आपको लगे कि अब मेरा इतना ज्यादा साउंडली या मैंने बहुत अच्छे से 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ ली है, तब आप बाकी की चीजें पढ़ने जाओ। और बिलीव मी ऐसा दिन नहीं आता जब कोई स्टूडेंट आकर मुझे ये बोल दे कि सर मैंने दोनों एनसीईआरटी इतनी अच्छे से पढ़ ली है, मुझे इतने अच्छे से याद है कि आप चाहो तो कुछ भी सवाल पूछ लो। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप दोनों एनसीईआरटी इतने अच्छे लेवल पे स्टडी कर लो। समझ रहे हो बात? इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि सबसे पहले एनसीईआरटी फोकस करो। वो 2 एनसीईआरटी तो निकालो आप अच्छे से, उसमें से अगर आप 340 भी स्कोर कर लोगे तो भी बहुत है आपके लिए। समझो चीज। अब ये फिगर जी दिया था एम्स 2019 का, तो आपको अच्छे से पता है कि एनाट्रोपस ओवल का फिगर है और एनसीईआरटी में से बेस्ड है। इसमें अगर आप
ऐसे क्वेश्चंस गलत करके आओगे तो आई होप आप लोगों को एम्स का या नीट का एग्जाम देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस आप गलत नहीं कर सकते। इसमें अगर मैं लेबलिंग्स की बात करूं तो देखो, इन्होंने जो बी मार्क किया है ये है एम्ब्रियो सैक, जो डी मार्क किया है वो है एम्ब्रियो सैक के आसपास का टिश्यू जिसको आप कहते हो न्यूसिलस। ए जो है यहाँ पर दिस वन, ये ए हो गया इनर इंटेग्यूमेंट, यानी ये यहाँ पे ये वाला, और ये जो सी है वो सी है आउटर इंटेग्यूमेंट। तो मैच करके देख लो, ये कह रहा है डी इनर इंटेग्यूमेंट है, नहीं डी तो न्यूसिलस है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रॉन्ग है, तो मेरा तो पहले ही रॉन्ग है, तो मैं फर्स्ट आंसर टिक कर सकता हूं, बट ऐसा नहीं करना है हमें बाकी के 3 ऑप्शंस पढ़ने हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि बी एम्ब्रियो सैक है, बिल्कुल सही, बी एम्ब्रियो सैक है। सी आउटर इंटेग्यूमेंट है, बिल्कुल सही, सी आउटर इंटेग्यूमेंट है। ए इनर इंटेग्यूमेंट है, बिल्कुल सही, ए इनर इंटेग्यूमेंट है। अब मैं 100% श्योर हूं कि फर्स्ट जो है वही इसका आंसर है। क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करें जब आप उसके बारे में 100% कॉन्फिडेंट हो कि यही आंसर है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग लेकर आओगे। तो फर्स्ट आंसर है इनर इंटेग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोस्पोरस, यानी कौन से प्लांट्स होमोस्पोरस है। होमोस्पोरस मतलब सेम टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये आपके सामने 4 ऑप्शन, ये क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार रिपीट हुआ है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है इसके बारे में, तो अगर ये भी गलत करोगे तो कोई फायदा नहीं है एग्जाम देने का। बहुत अच्छे से एनसीईआरटी ने लिखा है कि सेलाजिनेला एंड साल्विनिया आर हेटेरोस्पोरस। 2 एग्जांपल्स दिए एनसीईआरटी ने केवल हेटेरोस्पोरस के, सेलाजिनेला और साल्विनिया। आपको होमोस्पोरस का एग्जांपल नहीं याद, कोई बात नहीं, हेटेरोस्पोरस का याद कर लो, सेलाजिनेला और साल्विनिया। अब जिन ऑप्शंस में सेलाजिनेला और साल्विनिया उसको कट कर दो, साल्विनिया नहीं हो सकता, साल्विनिया नहीं हो सकता, सेलाजिनेला साल्विनिया नहीं हो सकता, आंसर एक ही हो सकता है, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम। ऐसा होता है, देखो ध्यान से सुनो बात को, चाहे क्वेश्चन नहीं आता हो लेकिन कई बार 4 ऑप्शन पढ़ने से चीजें और आसान हो जाती है। कब? जब एटलीस्ट आपको 100% में से 90 या 80% याद हो। अब आप एग्जाम में केवल 10% याद करके जाओगे तो आप नहीं सेलेक्ट होने वाले, 90% भी याद करके जाओगे तो भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। हेटेरोस्पोरस का एग्जांपल याद थे मुझे, होमोस्पोरस का एग्जांपल मुझे नहीं याद थे, फिर भी ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसलिए जितना भी पढ़ो, मेरा बस यही कहना है, चाहे 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो या 4 घंटा पढ़ो, जितना भी पढ़ो वो ऐसा पढ़ो कि उसमें से आपको कुछ पूछ लूं तो वो आपको आना चाहिए। बच्चे 8-8 घंटे बुक्स लेके बैठे रहते हैं, 8 घंटे उठने के बाद उनमें से आप कुछ क्वेश्चन पूछो तो वो उनको नहीं आता, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। बच्चों हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें कैसा वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है अपने को, ठीक है, स्मार्ट वर्क ही काम करेगा अपने लिए। तो हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल से आप होमोस्पोरस का क्वेश्चन भी सही करके आ गए, क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स सही थे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीआई प्लाज्मिड में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड, यानी कौन सी चीज हटाई जाती है। टीआई प्लाज्मिड फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। वो डीएनए यानी वो प्लाज्मिड जो ट्यूमर इंड्यूस करता है उसको हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। तो वो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी चीज हटाई जाती है, ऑक्सिन का जीन, वायरुलेंट जीन, साइटोकाइनिन का जीन और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जीन। तो अगर किसी ने थोड़ा सा भी इस चैप्टर को पढ़ा है तो वो एक बात तो कह सकता है कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का प्लांट हॉर्मोन्स के साथ किसी तरह का कोई रिलेशन था ही नहीं और ना ही है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बेसिकली एक ट्यूमर इंड्यूस करने वाला प्लाज्मिड है। तो जो प्लांट हॉर्मोन्स जिसमें भी यूज हुए हैं वो इसके आंसर हो ही नहीं सकते। तो इसका आंसर है केवल वायरुलेंट जीन। क्या आंसर है इसका, वायरुलेंट जीन। क्यों? क्योंकि ये ट्यूमर इंड्यूस करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं वायरुलेंट जीन। समझ में आई चीज? चाहे आपको वायरुलेंट जीन का मतलब नहीं पता था, वायरुलेंट बेसिकली इसका मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाए या बहुत ज्यादा लेवल पे आपको नुकसान पहुंचा दे, उसको हम कहते हैं वायरुलेंट। तो चाहे मुझे वायरुलेंट जीन के बारे में नहीं पता हो, लेकिन मुझे इतना आइडिया था कि टीआई प्लाज्मिड का प्लांट हार्मोन्स के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं आंख बंद करके आंसर दूंगा वायरुलेंट जीन, और मैं गलत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स पे मेरा कमांड अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइट ऑफ C3 साइकिल इन C3 एंड C4 प्लांट। C3 और C4 प्लांट्स में C3 साइकिल कहां पे होती है। इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने से पहले आप सीधा सीधा इसके आंसर के बारे में सोचिए। देखो कुछ क्वेश्चंस इतने डायरेक्ट होते हैं कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में ऑप्शंस पढ़ने से पहले आप ट्राई करो कि आप उसका आंसर दो।
ठीक है, कब? जब आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसा है, डायरेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नहीं पढ़े। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखा है क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन पढ़ा ऑप्शन पे टिक किया, क्वेश्चन पढ़ा ऑप्शन पे टिक किया। ऐसा नहीं करना है। चार ऑप्शन पढ़ने हैं, चार ऑप्शन क्या है, आंसर सेकंड है, लेकिन क्या आपने फोर्थ ऑप्शन के बारे में कभी कुछ सुना है क्या? नहीं सुना, तो उसके बारे में पता करें, उसके बारे में पता करें कि ऑप्शन है क्या, क्या चीज होती है ये। और अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ऑप्शंस पे हाथ रख के रखें, देखें पहले कि आपका आंसर क्या है, उसके बाद में आप उसके ऑप्शन पढ़ें। एग्जाम में नहीं, क्योंकि एग्जाम में अगर आप इतना टाइम नहीं होता आपके पास, पर प्रैक्टिस अगर आप इस तरह से करोगे तो बहुत स्मार्ट तरीके से आपको ये हेल्प करेगी। अब C3 प्लांट्स में C3 साइकिल कहाँ होती है, हमें अच्छे से पता है। C3 प्लांट्स में कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ मेसोफिल सेल्स होते हैं, तो आंसर है मेसोफिल सेल्स। C4 प्लांट्स में एक होता है मेसोफिल सेल्स, एक होता है बंडल शीथ सेल्स। मेसोफिल सेल में C4 वाला पार्ट होता है, यानी पेप्केज वाला, और जो बंडल शीथ सेल है, उस बंडल शीथ सेल के अंदर बाद में जो है कैल्विन साइकिल होता है। तो इसका आंसर होगा कि C3 साइकिल तो होगी मेसोफिल सेल में और C4 साइकिल होगी बंडल शीथ सेल में, जो कि पहला ही ऑप्शन है। बट बाकी के ऑप्शन भी मेरा परम धर्म है कि मैं बाकी के ऑप्शंस पढ़ूं, और बाकी के ऑप्शन पढ़ने के बाद मैंने आंसर दिया कि इसका आंसर है फर्स्ट आंसर। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था एग्जाम के अंदर। इतना कॉन्फिडेंस रखना है और थोड़ा पेशेंस रखना है। क्वेश्चन गलत कब होता है, जब आप हड़बड़ी में हो, आप घाई करते हो या जल्दी में रहते हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी चीज म्यूटेशन से पॉसिबल नहीं है। अब मेरा हमेशा से यही इच्छा रहती है कि नीट का पेपर और एम्स के पेपर कंसेप्ट बेस्ड हो, क्वेश्चंस ऐसे हो जो बच्चों को सोचने पे मजबूर करे। डायरेक्ट एग्जांपल्स पूछ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेने से आप क्रीम बच्चों को कभी भी सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। हमें मेडिकल कॉलेज में ऐसे बच्चे चाहिए जो एक अच्छा क्रीम एग्जाम पास करके वहां पर पहुंचे हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी बढ़िया क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमें इस पे ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, और ऐसे क्वेश्चंस हम तभी कर पाएंगे जब हमारा कंसेप्ट लेवल काफी हाई होगा। अब कौन सी चीज म्यूटेशन से पॉसिबल नहीं है? पहला ऑप्शन है नई वैरायटी बनाना। बिल्कुल बनाई है, MS स्वामीनाथन ने, हमने पढ़ा है जो फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि नई नई व्हीट वैरायटीज का डेवलपमेंट किया गया था म्यूटेशंस के थ्रू, तो बिल्कुल नई वैरायटी बन सकती है। रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब किसी लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करना, वो म्यूटेशन से पॉसिबल नहीं है। रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल बाय म्यूटेशन। सेकंड ऑप्शन, यहां तक अगर मैंने देखा तो मेरा आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, लेकिन चार ऑप्शंस तो पढ़ने हैं। तीसरा ऑप्शन है रिकॉम्बिनेशन, तो बिल्कुल म्यूटेशन से रिकॉम्बिनेशन तो होता ही है, हम करवाते ही म्यूटेशन करके रिकॉम्बिनेशंस। और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, तो बिल्कुल हमने काफी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज का डेवलपमेंट किया है रिकॉम्बिनेशन से। तो अब मैं 100% श्योर हूं कि मेरा आंसर होगा रीजनरेशन, तो सेकंड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आप पिछले 15 साल के पेपर्स उठा लो, एम्स और नीट के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मेरी बात मानो, 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स रट लो, याद कर लो, उन्हें खा जाओ। मान के चलो 30 से 40% क्वेश्चंस, आपको विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात का, लेकिन 30 से 40% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। तो एटलीस्ट आप उन 40% क्वेश्चंस को भी अगर अच्छे से कर ले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। और उन 3 घंटों में देखो, आपने चाहे साल भर कितना ही अच्छा परफॉर्म किया हो अपने इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स के एग्जाम्स के अंदर, बट उन 3 घंटों में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपको रिजल्ट निकाल के देगा। अगर आपके शुरुआत के ही 25 से 30 क्वेश्चन में आपने गलतियां कर दी, या फिर आपको लगे कि ये क्वेश्चंस बहुत टफ थे, मुझसे हुए नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना नीचे आ जाएगा कि उसके बाद जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो भी आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इससे अच्छा है कि कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करो, और कॉन्फिडेंस लेवल तभी बूस्ट अप होगा जब एटलीस्ट एनसीईआरटी किया हुआ हो, या फिर एटलीस्ट प्रीवियस 15 साल के पेपर्स किए हुए हो। तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस भी सही होने लगेंगे तो दिमाग में होता है ऐसा, बिल्कुल मान के चलो यही साइकोलॉजी है। शुरुआत के 20 क्वेश्चन सही हो गए, आपने को लगा कि ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, आपका कॉन्फिडेंस रहता है इस लेवल पे। पर उस कॉन्फिडेंस का एक थ्रेशोल्ड रखो, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में मत लेके जाओ। रखना क्या है, कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस मार देगा। कॉन्फिडेंस में रहो, ना अंडर अचीव करो ना ही ओवर अचीव करो, उस चीज को कॉन्फिडेंट रखो, आप जरूर स्कोर कर जाओगे। अब कौन सा रिप्रेजेंट करता है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री को, तो इसके ऊपर सीधे सीधे एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में जो हमें याद करने हैं। इससे रिलेटेड हमने एक निमोनिक भी बना रखा है, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा कि किस तरह से आप उस निमोनिक से इनके एग्जांपल्स याद कर सकते हो। तो उस निमोनिक से वो एग्जांपल याद कर लो,
और इस क्वेश्चन का आप बहुत आसानी से आंसर दे दोगे। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं, ये क्वेश्चंस गलत हुए मतलब आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। अब एक्टिनोमॉर्फिक मुझे याद है, ज़ाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक और असिमेट्रिक। अब मुझे समझो ज़ाइगोमॉर्फिक एग्जाम्पल भूल गया या असिमेट्रिक एग्जाम्पल भूल गया, मुझे एग्जाम्पल याद है केवल एक्टिनोमॉर्फिक के। तो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया था, जो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। उसमें एक्टिनोमॉर्फिक और ज़ाइगोमॉर्फिक का भी लिंक है, ठीक है। लिंक था इसका जो निमोनिक है वो है मैड चिली। बिंगोस की एक प्रोडक्ट का नाम है मैड चिली, चिप्स आते हैं इसके बिंगो के। तो मैड चिली में एम का मतलब है मस्टर्ड, ए का मतलब है एक्टिनोमॉर्फिक, डी का मतलब है धतूरा और चिली अपने आप में एग्जाम्पल है। अब वो पूछा है ज़ाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल बताओ। ज़ाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल आपको नहीं आते, लेकिन आपको मैड चिली याद है। पहला ऑप्शन में धतूरा आ गया, धतूरा मेरी निमोनिक कहता है कि एक्टिनोमॉर्फिक है। सेकंड में भी धतूरा है, मेरा निमोनिक कहता है एक्टिनोमॉर्फिक है। फोर्थ के अंदर चिली है, चिली तो वो एक्टिनोमॉर्फिक है, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? तीसरा। तो तीसरा आपका ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का एग्जाम्पल होगा। समझ में आई चीज? कई बार अगर आपको आंसर नहीं आता हो लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा है आप में, तो आप ये मत देखो कि इन चारों में आंसर सही कौन सा है। आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल दो कि 3 गलत ऑप्शंस कौन से हैं, तो जो बचा वह आपका आंसर होगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका नॉलेज या आपके कंसेप्ट बहुत बढ़िया होंगे तब। फिर 9th क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग। सबसे बढ़िया रहते हैं मैच द फॉलोइंग, सबसे बढ़िया रहते हैं मैच द फॉलोइंग। इसमें एरर नहीं करो, बहुत आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो। चारों ऑप्शंस अगर नहीं आते तो सबसे पहले टारगेट करो कि इन 4 में से 100% मुझे क्या आता है। शुरुआत करते चलो। क्राइजोफ्लैजिलेट, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स। सर भूल गए, एग्जांपल्स भूल गए, मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन मुझे 100% ये याद है कि यूग्लिनोइड्स का एग्जांपल है यूग्लिना। अब कोई बेवकूफी भूल सकता है कि यूग्लिनोइड का एग्जांपल है यूग्लिना, नाम मैच कर रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन का आंसर क्या है? बी। तो इन 4 ऑप्शन में देखो, सी की जो थर्ड ऑप्शन है उसमें बी कौन कौन दे रहा है। इसके अंदर थर्ड का बी है, ये आंसर हो सकता है। इसके अंदर थर्ड का बी है, इसके अंदर थर्ड का डी है, तो इसको तो काट ही दो, ये मेरा आंसर नहीं है। इसके अंदर थर्ड का बी है, यानी इन 3 में से मुझे एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब और थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने याद करने की कोशिश की। क्राइजोफाइट्स भूल गया, डायनोफ्लैजिलेट्स भूल गया। स्लाइम मोल्ड्स में आपको याद रह गया प्लाज्मोडियम। देखो यहाँ पर ये जो प्लाज्मोडियम है, बेसिकली ये प्लाज्मोडियम, हम प्लाज्मोडियम यानी मलेरियल पैरासाइट की बात नहीं कर रहे। आपने स्लाइम मोल्ड्स में सिर्फ 5 से 6 लाइनें दे रखी है एनसीईआरटी ने, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब स्लाइम मोल्ड्स को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तब वो एग्रीगेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। तो स्लाइम मोल्ड से आपको याद आ जाएगा प्लाज्मोडियम। तो यानी फोर्थ का हो गया डी, ये फोर्थ का डी सही है, ये फोर्थ का डी सही है, ये फोर्थ का सी, यानी एक और ऑप्शन कट हो गया। ये ऐसा लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है। 50-50 ऑप्शन मिला मुझे, 2 ऑप्शन कट हो गए, अब बचा ए और डी मेरे पास। अब अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाना चाहो तो सर क्राइजोफाइट्स में आते हैं डायएटम्स और गोल्डन एल्गी, तो फर्स्ट का सी ही हो सकता है, फर्स्ट का सी ही हो सकता है। तो क्राइजोफाइट का एग्जांपल है डायएटम, और आपको पता होगा डायनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल होता है गोनियोलेक्स, जो रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समुद्र में जो पूरा रेड कलर का सरफेस हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ गोनियोलेक्स। तो आंसर क्या होगा मेरा? फोर्थ आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं था, एक एक एग्जाम्पल इसका एनसीईआरटी से लिया हुआ है। प्लांट किंगडम में अगर आप मुझे मानते हो तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ो। पिछले 5-10 साल के पेपर्स उठा के देख लेना, आपको हार्डली 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एनसीईआरटी के बाहर हैं, और वो सिर्फ इसलिए डाले गए हैं ताकि हम उन्हें प्यार से छोड़ सकें, उन्हें प्यार से छोड़ सकें। आप एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस भी प्यार से छोड़ दोगे तो भी आप जो है 95 से 97% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे, जो आपके लिए बहुत है। बाहर का पढ़ने के चक्कर में डाइवर्सिटी अपने आप में इतना वास्ट है, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स इतने ज्यादा डिटेल में डाइवर्सिटी के, कि आप अगर रिवीजन के वक्त डाइवर्सिटी उस मॉड्यूल से पढ़ने बैठे तो आप केवल डाइवर्सिटी वाले चैप्टर ही पढ़ पाओगे, बाकी पूरा बायोलॉजी का आपका रिवीजन छूट जाएगा, क्योंकि डाइवर्सिटी पूरा करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सीधा सीधा है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स याद करो, एनसीईआरटी के टर्म्स याद करो, उसी को भगवान मानो, आप सेलेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर की। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर होगा मेरा एलेक जेफरी। ठीक है, एलेक जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स में।
आना चाहिए। एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी की, डायरेक्ट आंसर है और इसका कोई आंसर हो नहीं सकता, इसका आंसर है फर्स्ट। लेकिन अगर मैं अब तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, तो इसका आंसर मैं फटाफट दे दूंगा एलेक्स जेफरी, बाकी के ऑप्शंस पढ़ के। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं फिलहाल, तो मैं बाकी के ऑप्शंस देखना चाहूंगा कि बाकी में किस किस की बात की गई। तो जैकब एंड मोनार्ड, तो इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी? ओपेरॉन कंसेप्ट की, ये भी मुझे आता है, मतलब मेरी प्रैक्टिस या फिर मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन। अब आप सोचोगे सर बोयर और कोहेन का नाम तो एनसीईआरटी में कहीं पे नहीं है, या फिर इस चैप्टर में, या फिर हम लोगों ने इतना ज्यादा नहीं सुना बोयर और कोहेन। तो अब देखना बायोटेक्नोलॉजी का वाला जो यूनिट है, उस यूनिट से पहले आपको बताओ तो एनसीईआरटी में हर यूनिट से पहले कुछ साइंटिस्ट के बारे में एक अलग पेज डेडिकेट कर रखा है। उस वाले पेज में जब आप बायोटेक्नोलॉजी में जाओगे तो उसमें बात की गई है बोयर और कोहेन के बारे में, जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस लेवल पे पहुंचाया, दोनों ने, बोयर और कोहन। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से जस्ट पहले वाले पेज पे जो साइंटिस्ट के बारे में बात की जाती है, वहां पर बोयर और कोहेन का नाम है, और नाम याद भी रखना है बिकॉज डीएनए टेक्नोलॉजी इनकी देन है, और ओपेरॉन कंसेप्ट जैकब एंड मोनार्ड है। नेक्स्ट बढ़े, मैच द कॉलम। सबसे फेवरेट होते हैं मेरे मैच द कॉलम, इसमें फुल मार्क्स लाने का ट्राई करता हूं। अब मेरे पास में आगे पोटैटो स्पिंडल, और ये नहीं सुना। सीआर जैकब डिजीज, सर नहीं सुना, जबकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, फिर भी हो सकता है नहीं सुना क्योंकि हमने इतना डिटेल में स्टडी नहीं किया। सर की बात नहीं मानी, एनसीईआरटी हमने नहीं पढ़ी, मुझे नहीं आता। कोलेरा, सर 100% श्योर हूं मैं, 100% श्योर हूं कि कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज है। मुझे बैक्टीरिया का नाम भी याद है, विब्रियो कोलेरी, मुझे बैक्टीरिया का नाम भी याद है, विब्रियो कोलेरी, तो बैक्टीरियल डिजीज 100% श्योर। लीफ रोलिंग और कर्लिंग, अरे ये तो नहीं आता मुझे, पर कोई नहीं, मैं एक बार ऑप्शन देख के मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहूंगा। सी का ऑप्शन है फोर्थ, ये कह रहा है सी थर्ड है, गलत। ये कह रहा है सी का फोर्थ है, सही है। ये कह रहा है सी का सेकंड है, अरे नहीं, गलत। ये कह रहा है सी का थर्ड। आज मेरे किस्मत बहुत बढ़िया है, मेरी किस्मत बहुत बढ़िया है। मुझे बाकी तीनों ऑप्शंस नहीं पता मुझे, लेकिन 100% श्योर हूं कि कोलेरा विब्रियो कोलेरी नाम के एक बैक्टीरिया से होते हैं। तो मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ मैं आंसर टिक करूंगा थर्ड, और वो सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से उस बारे में स्टडी कर रखा है। मेरा कंसेप्ट लेवल इतना अच्छा बना रखा है हमने कि हम गलत नहीं कर सकते। बस अब ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया, बट प्रैक्टिस कर रहे हो अगर आप, तो आपको बाकी तीनों चीजों के बारे में भी पता करना पड़ेगा। बता दूं मैं आपको, पोटैटो स्पिंडल डिजीज वायरस की वजह से होता है। क्रूजवेल्ट जैकब डिजीज एक प्रायोन इंड्यूस्ड डिजीज है, ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है। और लीफ रोलिंग और कर्लिंग जो प्लांट्स में होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ वायरस। तो ये चीजें याद रखनी है हमें। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगर मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी कहां से आएगा? अब कंसेप्ट अगर पढ़े हैं तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दोगे कि सर आरबीसी में तो ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोलाइसिस। पर ऑप्शंस देखेंगे हम लोग, ऑप्शंस मैंने देखे तो मेरा आंसर है यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस। अब प्रैक्टिस करते वक्त हमेशा ध्यान क्या रखना है, आंसर सही कौन सा है ये तो बताना ही बताना है, बाकी के तीन ऑप्शन गलत क्यों है वो भी प्रूफ करने हैं प्रैक्टिस करते वक्त। यानी कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन में एक तो आपने सही आंसर ढूंढा और बाकी तीनों आंसर गलत क्यों है वो भी प्रूफ किया, तो आपने एक क्वेश्चन में बेसिकली 4 क्वेश्चंस कर लिए। पहला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम गलत क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये गलत हो गया। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में, ये गलत है। लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये गलत है। बचा क्या? ग्लाइकोलाइसिस, जो साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ग्लाइकोलाइसिस। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता हो आपको, जरा सा कर दिमाग लगाओगे तो ये आंसर निकल जाएगा आपके लिए। तो फोर्थ आंसर है ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट बात की गई, इसके में से किसमें मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं होती? इसके बारे में भी जो एक निमोनिक बना रखा है, वो निमोनिक आपको मिल जाएगा हमारे निमोनिक के वीडियोस में, आप उसमें से देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे सब कुछ, तो उसमें से आप इसका निमोनिक सर्च कर सकते हो। पर अगर आपको निमोनिक नहीं भी याद है, मुझे इस चीज के लिए कभी निमोनिक की जरूरत पड़ी नहीं, मैं सिर्फ 4 ऑप्शन देखूंगा और इसका आंसर दे दूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। क्वेश्चन कह रहा है किसमें मेम्ब्रेन नहीं होती? माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन है। वैक्यूल में मेम्ब्रेन होती है, सर हमने पढ़ा है टोनोब्लास्ट, नाम भी याद है मुझे, तो सेकंड आंसर हो नहीं सकता। राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती, माना आपको याद नहीं, तो एक बारी के लिए छोड़ देते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी सर इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होके
उसने थैलाकोइड्स बनाए, तो बिल्कुल है सर, जब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आंसर है ही नहीं। राइबोसोम के बारे में मुझे कंफ्यूजन है, राइबोसोम के बारे में मतलब मुझे कंफ्यूजन है, मतलब सोचो अगर आपको कंफ्यूजन है राइबोसोम के बारे में, अगर कंफ्यूजन है भी, फर्स्ट के बारे में 100% श्योर हूँ, सेकंड के बारे में 100% श्योर हूँ, फोर्थ के बारे में 100% श्योर हूँ, तो मैं गलत हो ही नहीं सकता, इसका आंसर राइबोसोम ही होगा। मैंने टिक कर दिया राइबोसोम। नेक्स्ट पढ़ा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोराइलेशन इज एब्सेंट, यानी किसके अंदर फॉस्फोराइलेशन नहीं होता। फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। एडीपी जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एटीपी, यानी एटीपी किसमें नहीं बनता, आपने को ये देखना है। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी सर बिल्कुल बनता है, मैंने अच्छे से पढ़ी है। क्रैब साइकिल में कैसे नहीं बनता सर, बनता है। C4 साइकिल, सर C4 साइकिल में एटीपी नहीं बनता सर, C4 साइकिल में एटीपी यूज होता है, C4 साइकिल में एटीपी यूज होता है, बनता नहीं है। ETS, सर ETS में बिल्कुल फॉस्फोराइलेशन होता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो ये इसमें तो मुझे कोई डाउट है ही नहीं, मेरा आंसर होगा C4 साइकिल। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट सीक्वेंस का एलानिन कोड, एलानिन जो अमीनो एसिड है उसको कौन कोड करता है, तो वो उसका सीक्वेंस बताना है। अब जेनेटिक कोडॉन की अगर आपको वो टेबल याद है तो आप इसका सीधा सीधा आंसर दे सकते हो। उस टेबल के लिए भी एक बहुत अच्छा निमोनिक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, ऊपर आई बटन में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। निमोनिक याद कर लो और इसके सारे कोड्स आपको याद हो जाएंगे। अगेन बोनस 4 नंबर, आराम से मुझे 4 नंबर इसमें कमा सकता हूं। मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हमने यहाँ पर, उसमें से हार्डली 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका एक लेवल था, बाकी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी में से उठाकर एम्स ने 2019 में डाल दिए थे। नेक्स्ट बड़ा, कौन सा ग्रुप रिप्रेजेंट करता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, अरे वही सेम चीजें बार बार एग्जाम में पूछ रहे हो, नीट में भी यही पूछते हो, एम्स में भी यही पूछते हो। एनसीईआरटी में साफ साफ एक लिस्ट दे रखा है मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, इसका निमोनिक भी बना रखा है मैंने, ऊपर आई लिंक में इसका आपका निमोनिक भी मिल जाएगा। निमोनिक देखो और सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है और कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ये क्वेश्चंस तो फुल मार्क्स दिलाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है। सबसे पहला पेरिगाइनस प्लम, पीच, रोज, एपिगाइनस गुआवा एंड क्यूकम्बर, हाइपोगाइनस मस्टर्ड और रोज, बोथ 1 and 2। तो भाई फिर डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर एग्जांपल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, वो भी क्लियर एनसीईआरटी बेस्ड, ये क्वेश्चन भी क्लियर एनसीईआरटी में दे रखा है, एग्जांपल भी सारे एनसीईआरटी वाले। ये भी अगर नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का। मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनोमी, इनके अंदर एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लो। निमोनिक्स बनाओ, निमोनिक के वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मेरे चैनल में खुद के 39 वीडियोस है निमोनिक्स के और मैं बनाता जा रहा हूं, तो आप याद करो एग्जाम्पल्स। देखो अब तक इतने जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए उसमें कितने क्वेश्चन डायरेक्ट निमोनिक बेस्ड थे या डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस्ड। अब एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी गलत करोगे तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट बढ़ता हूं, मैच द कॉलम करना है। अब वापस वही चीज, फंगाई के एग्जाम्पल दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो अब ऐसा नहीं करो, अब एटलीस्ट इन क्वेश्चंस के आंसर दे लो। इसके भी निमोनिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है, देख लो, याद कर लो एग्जांपल्स। इन क्वेश्चंस में अपने को अटकना नहीं है, टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस तो बोनस क्वेश्चंस होते हैं। देखा, याद किया, आंसर टिक किया, 100% मार्क्स लेके आने हैं अपने को ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। इनमें नहीं अटकना अपने। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में फिर भी मजा आता है। एक और मैच दी फॉलोइंग, और वही फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर जो 4-5 टेबल दे रखी है, उन्हीं 4-5 टेबल को घुमाते घुमाते पिछले 5 साल में नीट और एम्स ने जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे और उसके बाद भी हमें ये नहीं आते, तो ये शर्म की बात है स्टूडेंट्स के लिए कि जब तुम्हें 5 टेबल दे दिया और बोल दिया इसमें से 100% एक क्वेश्चन है, फिर भी आपसे नहीं हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं है एग्जाम्स देने का। डायरेक्ट क्वेश्चन से, डायरेक्ट आंसर से आप टिक कर सकते हो, इसमें किसी तरह के एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एक और मैच दी कॉलम, मतलब एम्स 2019 के पेपर्स में इतने सारे मैच दी फॉलोइंग थे और सारे एनसीईआरटी बेस्ड थे, सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। वही एग्जांपल्स पूछ लिया वापस मॉर्फोलॉजी में से, अपोकार्पस, इनकार्पस, एपिफाइलस और कोटाइलिडन के, तो मुझे नहीं लगता इससे आसान पेपर आपको मिल सकता है। समझ में आ रहे हैं? तो ये तो लास्ट के 4-5 क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जिसमें आपको किसी टीचर की या किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस तो डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो आपको आने चाहिए। समझ में आ रही चीज? एग्जांपल वाले क्वेश्चन हमें गलत
नहीं करने हैं। तो ये आज के 20 क्वेश्चंस जो हमने एम्स 2019 के थे वो हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए। बहुत जल्द रिलीज करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग बाकी के क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बस इसी तरह अपने अंदर के स्पार्क को बार बार किंडल करते रहो, इस स्पार्क को, अपने अंदर की इस स्पार्क को फ्लेम बनाओ और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ एग्जाम्स के अंदर। टेबल्स एनसीईआरटी की याद कर लो, डायग्राम्स याद कर लो, फिगर्स याद करो, स्टेट्स याद कर लो। ठीक है, कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आप कहाँ अटकते हो? इन डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर, जिसमें हम लोगों ने मेहनत नहीं किया हुआ होता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बस इसी तरह से स्टडीज करते रहो।